प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट प्राथमिक स्तर के परीक्षा के लिए सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप, महासागर, नदियां, पर्वत, वन और खनिज खंड से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह एमसीक्यू के रूप में होगा और ये इसके साथ व्याख्या भी करेंगे हम लोग। इसके पहले हमने 2 वीडियो और भी अपलोड किए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हों तो उसे ज़रूर देखें, आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये जो प्रश्न होंगे एमसीक्यू के रूप में होंगे, तो देर न करते हुए स्टार्ट करें। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, भारत का मानक समय यानी आईएसटी किस देशांतर रेखा से लिया गया है और यह ग्रीनविच यानी जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 82.5 पूर्वी देशांतर 5 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है कि 82.5 पश्चिमी देशांतर 5.5 घंटे आगे है, या फिर 0 देशांतर जिससे कि 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 82.5 पूर्वी देशांतर और यह जीएमटी से है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है 82.5 उत्तरी अक्षांश यानी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 8 राज्यों से गुजरती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी पश्चिम में कौन पड़ेगा? गुजरात। गुजरात के बाद किसका स्थान आएगा? राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। कैसे याद करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से? जो मी है तो मी से मिजोरम, से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, पर र से राजस्थान। मित्र पर गमछा झार, छ से झारखंड और र से राजस्थान। ये हम लोग याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका नाम क्या है? एक मिनट, ऑप्शन नंबर इसका जो है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और किस जिले में स्थित है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा यूपी का पहला अभ्यारण्य है, जीव विहार है, वन्य जीव विहार है, याद रखिएगा। जो पहला वन्य जीव विहार है वह है चंद्रप्रभा। और राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह जो है
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जिले में, नेपाल के सीमा के पास है। आखिर क्या उसमें पाए जाते हैं? बाघ और बारहसिंघा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किन 2 ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। जो बुध और शुक्र है सूर्य के नज़दीक है, बुध और शुक्र। इसके पास कोई भी अपना चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किस प्रायद्वीपीय नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। यहाँ पे याद रखिएगा कि दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा कहा जाए तो गोदावरी होगा, और दक्षिण की गंगा कहा जाएगा, दक्षिण की गंगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी। जब की शब्द जुड़ जाएगा, दक्षिण की गंगा, तो कावेरी। कावेरी में भी क है और दक्षिण की गंगा आ जाएगा, तो इसमें भी क है, क रहेगा तो क वाला रहेगा। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। तो इस जो प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे विस्तार देखते हैं थोड़ा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यानी 1465 किलोमीटर है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए, जैसे भारत में, उत्तर भारत में देखा जाए तो गंगा है, गंगा की लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। वैसे ही दक्षिण भारत में देखा जाए तो गोदावरी है, वह सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 है यानी 1465 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? इससे तीनों मुख्य रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। जो अफ्रीका है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की यदि बात किया जाए तो कौन सा है? एशिया। और दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक इसके अतिरिक्त भागों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, यानी अन्य इसके भागों के बारे में जानकारी नहीं मिलने के कारण इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीमित मात्रा में यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम कहाँ है? सोनभद्र में, कि मिर्ज़ापुर में, कि ललितपुर में, कि बादा में? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यहाँ इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों के मामले में एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। इसके अलावा सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र का सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बिहार में निकास करती है? यानी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है? तो जो इसका आंसर बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। यदि मित्रों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से निकलती है। अब चलिए
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है और यूपी के 28 जिलों में बहती हुई बलिया जिले से बिहार राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर में। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वे वाटर वे वन किन दो स्थानों को जोड़ता है? सादिया से धुबरी, कोल्लम से कोट्टापुरम, प्रयागराज से हल्दिया, काकीनाडा से पुदुचेरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है, यानी डब्लू वाटरवे WW1 किसको जोड़ती है? प्रयागराज से हल्दिया को। और वाटरवे 2 की बात किया जाए तो यह कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ती है, याद रखिएगा इसको भी। प्रयागराज से हल्दिया इसका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी पे ये है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवे 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के माध्यम से जोड़ता है। कौन कौन से नदियाँ इसमें आती है? गंगा, भागीरथी, हुगली तंत्र के माध्यम से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण और भूगोल के संदर्भ में रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ को, लाल को, लेटराइट को या काले को? तो इसको किसको कहेंगे हम लोग? इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। काली मिट्टी को रेगुर या काली कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में होता है। क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार में यदि बात किया जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है तथा सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताइए। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सबसे भारी ग्रह में भी यह बृहस्पति होगा। और इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, गैनीमेड इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसके उपग्रहों में गैनीमेड न केवल बृहस्पति का बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यदि पूछ दिया जाए पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो यह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड, जो आकार में बुध से भी बड़ा है, यानी जो बुध ग्रह है उससे भी बड़ा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी बड़ा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर रेखा पर स्थित है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 180 अंश देशांतर। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पार करते ही एक पूरा दिन बदल जाता है, यानी एक दिन का लाभ या हानि होता है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरता है। यह रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और इसे मोड़ा गया है ताकि यह एक ही द्वीप समूह पर दो अलग अलग स्थितियाँ न हो। 0 अंश देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 0 अंश अक्षांश को प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को, ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, या विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस चारों ओर से महासागर और समुद्र से घिरे होने के कारण द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और इसको ऑस्ट्रेलिया को कंगारू की भूमि भी कहा जाता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी रहा। तो भारत का सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत में नहीं, विश्व में के भी जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से महत्वपूर्ण एक है। वर्तमान में यह अत्यधिक अपरदन के कारण एक अवशिष्ट यानी बचे खुचे पर्वत के रूप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछा जाता है, कौन है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। इसके विपरीत हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है। इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को गोमती नदी का वरदान कहा जाता है? अर्थात गोमती नदी किस शहर के मध्य से बहती है? मित्रों, यदि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगे तो इसको चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यह बहुत ही छाटे हुए प्रश्न है। आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको सीधा सीधा प्रश्न यहीं से दिखेंगे। फिर उसके बाद भी हम इस पे चर्चा करेंगे कि कितना प्रश्न हमारे द्वारा बताए में से आए। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें। यदि एक बार में ना हो तो इसके एक बार और भी दोबारा वीडियो को देख लें, आपको पूरे याद हो जाएंगे। और इसके साथ एक प्रश्न के साथ बहुत सारे व्याख्या भी हम दे रहे हैं, जिससे अन्य भी प्रश्न आपको तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को गोमती नदी का वरदान कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की जो कि राजधानी है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुलहर झील यानी माधोटांडा से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील माधोटांडा से निकलती है। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर और जौनपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। कानपुर गंगा नदी के तट पे और गोरखपुर की बात किया जाए तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, या मैंग्रोव वन, या मरुस्थल कटीले वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़े भूभाग पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी या पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, पाए जाते हैं। ये उन वन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ से 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये क्या करते हैं कि अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए पतझड़ वन भी कहते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ आते हैं? सागौन, साल, शीशम, महुआ और चंदन। उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से यही वन मिलता है, यानी यही वृक्ष मिलते हैं इस वन में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है और किस महासागर में पाया जाता है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है और किस महासागर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है मैरियाना गर्त, और किस महासागर में? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर। सोचिए, धरती के नीचे इस सतह से 11 किलोमीटर गहरा है। इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप कहते हैं। इसके सबसे गहरे बिंदु को क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्टेशन के बीच चलाई गई? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और किसके शासनकाल में चलाई गई? तो चलिए, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। रेल डाक तार, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1953 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। यहाँ देखते हैं हम लोग, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को तत्कालीन बॉम्बे यानी बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये और आसान भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ललितपुर। अब इसके बाद व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला भौगोलिक रूप से तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह जिला यूरेनियम के साथ साथ तांबा और रॉक फास्फेट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमाओं को छूता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्य की सीमाओं को छूता है? तो यह हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ ललितपुर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है और यहाँ किस प्रकार के वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है? सिंधु, झेलम और चीड़, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरी, नर्मदा और तापी ताड़ वृक्ष, कृष्णा और कावेरी चंदन वृक्ष। यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किससे होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है उस पर कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसी के नाम से सुंदरबन डेल्टा भी उसको कहा जाता है, सुंदरी वृक्ष के कारण। यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी जड़ों में लोग छिप भी सकते हैं। जड़ें एक पार से देखने पर दूसरी तरफ दिखाई भी देती हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टे सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का निर्माण में स्थित है, का निर्माण करती है। इस दलदली और ज्वारीय वन क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। यह क्षेत्र बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। तो मित्रों, आपके लिए एक छोटा सा टास्क हम देते हैं सेल्फ चेक का। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसके अलावा क्या आप सिलेबस के अगले हिस्से यानी जो भारतीय संविधान है उसके बारे में, ये तो भारत का भूगोल हो गया, तो भारतीय संविधान के ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स और प्रश्नों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। धन्यवाद।